अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जो पिछली वीडियो आप लोगों को एमसीक्यूज की बना कर दी थी वो समझ में भी आई होगी और उससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर दिए थे। जबकि चैप्टर नंबर 14 से इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम इस वीडियो की लेंथ को लेकर जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है। अब इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपके पास, ठीक है, चार्ज, ठीक है। और मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है? जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो जितनी देर उस कंडक्टर से करंट पास करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। यहाँ पर आइए, ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास एमसीक्यूज है कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है। जब किसी कंडक्टर से जितनी देर करंट पास हो रहा होता है उतनी देर वो कंडक्टर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। बिल्कुल उसी तरीके से अ चेंजिंग मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने आपको वही बात बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि ऐसा मैग्नेट यानी कि ये वो मैग्नेट होता है कि एक कंडक्टर से जितनी देर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है वो कंडक्टर उतनी देर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो इनको जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सा है वो वही बताया हुआ है कि हमारे पास एक कंडक्टर से हम करंट को पास करवा रहे हैं, उसके अक्रॉस जो है वो हमने कम पास नीडल्स वगैरह रख दी हैं। तो जो करंट पास करना स्टार्ट करेगा उस जो सा है कंडक्टर से, तो वो कंपास नीडल अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। ठीक है। एक सर्कल में जो है वो एडजस्ट कर लेंगी, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। तो खैर हमारा जो क्योंकि जो है वो टॉपिक एमसीक्यूज को डिस्कस करना है तो लिहाजा ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में मैं नहीं जा रहा। तो यहाँ पर जो है वो बस ये देखिए कि प्लेस स्मॉल कंपास नीडल्स ऑन द कार्डबोर्ड अलोंग अ सर्कल विद द सेंटर एट द वायर। ऑल द कंपास नीडल विल पॉइंट इन द डायरेक्शन एन एस। यानी कि अभी जब हमने करंट को पास नहीं करवाया, जो कंपास नीडल्स हैं वो किस डायरेक्शन में होंगी? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगी। नाउ पास अ heavy current through the wire, it will be seen that the needle will rotate and will set themselves tangential to the circle। ये एमसीक्यूज है कि जब वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा तब जो है वो कंपास नीडल की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल टू द सर्कल। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है। यहाँ पर जो सा है ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, आप ये देखिए कि two long parallel wires carrying currents I1 and I2 in opposite direction repel each other। ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपको मिटाकर दिखाऊं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं, जैसे कि देखिए एक ये है और एक ये है, कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर इन दोनों में से हमारे पास वायर में से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो क्या करेंगी? रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि टेक्स्ट बुक में से बनते हैं। तो ये आप लोग जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। ठीक है। तो उसके बाद ये इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। यहाँ पर आ जाए अगले पेज के ऊपर, ये जो सा है एमसीक्यूज बनते हैं कि ये जो डॉट होता है, ठीक है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट और क्रॉस जो है वो यूज होते हैं। कि अगर हमारे पास डॉट होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? वो होगी आउट ऑफ पेज। और अगर क्रॉस है फिर क्या होगी? फिर होगी इनटू पेज। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है हमारी टेक्स्ट बुक का। ठीक है। और देखिए
टेस्ला के जो सा जो यूनिट होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला, ठीक है, उसमें देखिए हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, 1 टेस्ला हमारे पास इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। 1 टेस्ला किसके इक्वल हो गया, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो ये हो गया हमारे पास टेस्ला। ओके, यहाँ पर ये जो से ये देखें वही बात आ रही है, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द फ्रॉम हिम बाय क्रॉस, ये वही बात है जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी। तो आगे आ जाइए जी। अब ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, जब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, या यूं कह लीजिए डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड बी का और वेक्टर एरिया ए का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्लक्स कब हमारे पास जो सा है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी डेट की वो बात कर रहा है, 14.5 बी, द फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया, सो थीटा इज 0 एंड द फ्लक्स इज मैक्सिमम। जब मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान और वेक्टर एरिया ए के दरमियान हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा तो हमारे पास फ्लक्स होगा मैक्सिमम। और यहाँ पर देखिए angle between the field and normal to the area is 90 degree. So the flux through the area in this position is 0. तो ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम और ये हो गया हमारे पास 0। और यहाँ देखिए ये आ गया, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर पर एम्पियर विच इज कॉल्ड वेबर। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। जबकि यहाँ पर ऊपर देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो सा बी का जो है यूनिट है क्या है, टेस्ला, किसकी इक्वल होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर किसकी इक्वल होता है, टेस्ला की। वापस आइए यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर पर एम्पियर किसकी इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास वेबर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो मिक्स कर देते हैं इसको, तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, ये देखिए द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेबर पर मीटर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम किस टर्म में जो सा वो मेजर करते हैं, वेबर पर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ओके, आगे आ जाइए। ये हमारे पास जो है वो अम्पियर्स लॉ जो सा है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए वेयर म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट नाउन एज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इन ऐसे यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो हमारे पास परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो देखिए ये हमारे पास वही अम्पेयर्स लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सीधा सीधा वही हमारे पास अम्पेयर्स लॉ की जो है ये यूं समझ लें एप्लीकेशन। अच्छा ये देखिए कि द करंट लूप कैन बी इमेजिन टू बी अ फैंटम बार मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, ठीक है। अब ये फैंटम, फैंटम का अगर बेसिकली आप मीनिंग देखें तो फैंटम का मतलब होता है घोस्ट, भूत के, ठीक है। फैंटम मैग्नेट यानी कि फैंटम मैग्नेट की यूं कह लें कि आपके पास एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। फैंटम मैग्नेट की आपके पास एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ऐसा कंडक्टर जिसमें से जितनी देर इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहता है उतनी देर वो कंडक्टर जो है एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही करंट पास करना बंद हो जाएगा तो वो जो उसमें मैग्नेट मतलब आया हुआ था, वो मैग्नेटिज्म आया हुआ था वो फौरन खत्म हो जाएगा। देखें करंट के आने से मैग्नेटिज्म आ गया और करंट के ऑफ हो जाने से मैग्नेटिज्म भी चला गया, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी चला गया। तो देखिए, तो ये यानी कि यूं कह लें कि एक किस्म का भूत का तासुर रखा है, तो इसलिए उसने
टर्म जो यूज की है वो फैंटम बार मैग्नेट यूज की है। क्लियर है? तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डिफाइन फैंटम मैग्नेट। तो फैंटम मैग्नेट की एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपके पास ऐसा मैग्नेट जिसमें से जितनी देर इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहे उतनी देर वो कंडक्टर जो है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, उसे हम फैंटम मैग्नेट कहते हैं। और फैंटम मैग्नेट की जो है हमारे पास एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यहाँ देखिए ये फैंटम मैग्नेट एक दफा फिर आ। आगे चलते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सा ये करंट है, ये बाज़ औक़ात जो है वो एमसीक्यूज बना देते हैं कि हमारे पास करंट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू एन ए क्यू बी। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये आ गया। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आई है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ, ये देखिए फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्यू बेसिकली क्या है? ये क्यू क्या है? ये चार्ज है। वी क्या है? वी उसकी वेलोसिटी है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और ये एफ क्या है? उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। अब कौन कौन से चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी? देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स बिल्कुल के लगेगी। प्रोटॉन के ऊपर भी हमारे पास चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर भी ये फोर्स हमारे पास लगेगी। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है उसके पास, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जरा देखिए एफ इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो क्यू हो गया 0 इंटू वी क्रॉस बी। जी, और 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें आंसर 0। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर फोर्स क्या हो गई? मैग्नेटिक फोर्स, वो 0 हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 हो जाती है। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन सा है वो एमसीक्यूज आ रहा है। ठीक है, कि अगर हम जोन सा है वो दो डिफरेंट चार्जेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करें, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करवाएं, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि नोट दैट in case of proton or a positive charge the direction of force is given by the direction of the vector v cross b। तो ये आगे उसने जो सा है वो राइट हैंड रूल उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे देखें, दिस इलेक्ट्रोड इन विच द प्रोटॉन इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, along the direction of dotted line, it experience a force in the upward direction। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर जो ये फोर्स लगती है ये एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वाली किस डायरेक्शन में लगती है? ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, ये देखिए द और नेगेटिव चार्ज के ऊपर यानी कि ये यूं कह लेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ मूविंग नेगेटिव चार्ज विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं कि अगर हम एक प्रोटॉन को या एक पॉजिटिव चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं तो सॉरी इंसर्ट करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा? वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को या एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिफ्लेक्ट करते हैं सॉरी इंसर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगले उस पर आ जाते हैं हम एमसीक्यूज के ऊपर। ये है हमारे पास बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई ऐसा रीजन है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ठीक है, तब क्या होगा? तब जो हमारे पास उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसे हम कहेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। दिस फोर्स एफ इज नाउन एज द लॉरेंट्ज फोर्स। तो देखिए ये लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू एफ ई। एफ ई क्या है? एफ इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ बी, बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर एक दूसरा एमसीक्यू भी बन गया, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू
आगे वो कोई से 4 ऑप्शंस दे देगा, तो सही ऑप्शन क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, कि हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, लॉरेंट्ज फोर्स के इक्वल होता है। आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो बता रहा है, इट इज टू बी पॉइंटेड आउट दैट ओनली इन द इलेक्ट्रिक ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वर्क करती है, while no work done by the magnetic force which is simply a deflecting force, कि हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, सॉरी जो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। जी स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, वो कोई वर्क डन नहीं करती। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, कोई वर्क डन नहीं करती सिवाय पाथ को बेंड कर देने। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो भी हमारे पास क्या कर देती है, पाथ को बेंड कर देती है, अदरवाइज और कोई वर्क डन नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज बन सकता है क्या, कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन सी फोर्स के इक्वल है, तो कोई से 4 ऑप्शन दे देगा, तो हमारे पास वो सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी कि यूं कह लें कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो किससे मिलती जुलती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलती जुलती है। ठीक है, और वो ये भी कह सकता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो सा मैग्नेटिक फोर्स है फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन की, और डिस्टेंस है हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 मीटर का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, आप लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे F=F.D वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 5 × 2 = 10 और वर्क डन आप लगा देंगे 10 जूल, और आप कह देंगे कि आपका आंसर हो गया ठीक। लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 0 होता है, तो आप 0 वाले ऑप्शन के ऊपर ही टिक करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ E/m। E/m मतलब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये सिर्फ ये जो है वो मैग्नेटिक, ये जो हमारे पास फिगर नंबर 14.11 है, देखिए मैग्नेटिक जो हमारे पास वो है फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसने सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल का, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ बेंड किया है, अदरवाइज और कोई काम उसने नहीं किया। ये देखिए, ये हमारे पास वही चीज़ है। ठीक है, कि सेंट्रिपिटल फोर्स, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स किसकी इक्वल आ गई, ये क्या लिखा हुआ है, बी, ये हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, Q/V क्रॉस P, ये वो लिखा हुआ है जो अभी हमने जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग का मैग्नेटिक फील्ड हमने जो भी ऊपर देखा था, ये वो लिखा हुआ है। Q की जगह आ गया E, ये V आ गया वेलोसिटी, और ये B आ गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो है वो आगे जो है वो रेडियस फाइंड करने वाला जो है फॉर्म, मतलब उसका मेथड लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने ये देखिए, दिस इज डन बाय फिलिंग अ ग्लास ट्यूब विद अ गैस सच एज हाइड्रोजन एट लो प्रेशर। अब यहाँ पे वो एमसीक्यूज बना सकता है कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब हम फाइंड कर रहे थे, जो हमने उसका पाथ था, यानी कि जो हमारे पास सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसका रेडियस हमने कैसे फाइंड किया था, उसका हमने रेडियस फाइंड किया था बाय फिलिंग अ ग्लास ट्यूब विद अ गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन एट लो प्रेशर, यानी कि हाइड्रोजन गैस को हमने लो प्रेशर पे यूज किया। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसकी जो है वो स्मॉलेस्ट होगी, चार्ज टू मास रेशियो किसकी स्मॉलेस्ट होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो है स्मॉलेस्ट होगी, प्रोटॉन की स्मॉलेस्ट होगी, न्यूट्रॉन की स्मॉलेस्ट होगी, या फिर तीनों की इक्वल। फॉर एग्जांपल ये 4 ऑप्शंस वो दे सकता है। तो देखिए, चार्ज टू मास रेशियो मतलब E/m। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए, मैथमेटिक्स का हमारे पास रूल है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो आंसर उतना छोटा आता है, और न्यूमरेटर जितना छोटा हो आंसर उतना बड़ा आता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो जो है वो सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी किसकी होगी,
सारी बात है, ये जो पार्टिकल्स तीन दिए हुए इनमें प्रोटॉन की सबसे छोटी होगी और न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू 0। ठीक है, सारी बात है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? 0, कोई चार्ज नहीं होता ओवर एम, मास बिल्कुल न्यूट्रॉन का होता है, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें आंसर 0। तो न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो 0, प्रोटॉन की जो है वो हमारे पास कम होती है और इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? तो चार्ज टू मास रेशियो अगर आपने इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ई की जगह पे आप पुट कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास कितना है उसका 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रॉन का मास आप हटा के आप यहाँ पर लिख देंगे प्रोटॉन का मास, और वो कितना होता है? वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ये हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो भी निकाल लें और प्रोटॉन की भी चार्ज टू मास रेशियो निकाल। आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO। ठीक है, अब बेसिकली ये CRO है क्या चीज? देखिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO इज अ वेरी वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच इज इन फैक्ट अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ठीक है, एक हाई स्पीड जो है वो ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है क्या? CRO। ठीक है, अब इसके जो मेन मेन क्या कहते हैं जो CRO के जो है वो पार्ट्स कौन कौन से, आगे आ जाइए। फिलामेंट है, कैथोड है, ग्रिड है और फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तीन एनोड्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं और उसके बाद हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं। तो कितने एनोड्स होते हैं हमारे पास CRO के अंदर? तीन। ये देखिए, A1, A2 और A3 तीन एनोड्स होती हैं। ये हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन आ गई, ये C जो है वो कैथोड आ गया और G जो है वो ग्रिड आ गया। अच्छा, याद रखिए स्टूडेंट्स, ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका नाम कैथोड, अच्छा इसमें क्योंकि बेसिकली हम, अच्छा ये G जो है वो हमारे पास ग्रिड का वो बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। C जो है वो कैथोड। अच्छा, इसका नाम CRO क्यों रखा गया? हालांकि इसमें यूज हम इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा होगा। कैथोड रेज बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका नाम कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप रखा गया। ठीक है, आगे इसकी वर्किंग है थोड़ी सी। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन गन विच कंसिस्ट ऑफ एन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, अ ग्रिड एंड 3 एनोड्स। द फिलामेंट F हीट्स द कैथोड C विच इमिट्स इलेक्ट्रॉन। यानी कि फिलामेंट जो है वो कैथोड को जो है वो हीट करता है और उसके हीट करने की वजह से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और ग्रिड का फंक्शन क्या होता है? ग्रिड का फंक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से कैथोड से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यदि जो हमारे पास एक छोटा सा हमारे पास पाथवे है, एक होल है, इसमें से सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। यानी कि यूं कह लें कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इमिट होंगे जिनकी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जरूरत होगी। बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ग्रिड रिफ्लेक्ट करके वापस पीछे धकेल देता है। ठीक हो गया? तो याद देखिए, ये देखिए, द ग्रिड G इज अ एट अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, उसका जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। It controls the number of electrons which are accelerated by anodes, and thus it controls the brightness of spot formed on the screen। ये भी एक हमारे पास है कि हमारे पास जो ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट है स्क्रीन के ऊपर CRO के अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है? वो ग्रिड ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है ये देखिए, ये शॉर्ट वोल्टेज वेव फॉर्म क्या होती है? टाइम बेस्ड जनरेटर आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, the voltage that is applied across the X plate is usually provided by a circuit that is built in the CRO. It is known as sweep or time based generator। अब यहाँ पर हमारे पास MCQ क्या बन रहा है कि हमारे पास वो वोल्टेज जो हम X प्लेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है ना, ये देखिए X जो है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है और Y जो है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है। ठीक है, तो वो वोल्टेज जो हम एक्स प्लेट यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, वो CRO के अंदर बिल्ट इन ही होता है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। ठीक है, ये MCQs है।
और स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर की जो वेव फॉर्म होती है उसे हम वो किस फॉर्म में होती है, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, इट आउटपुट वेव फॉर्म इज अ साटूथ वोल्टेज। ये देखिए ये हमारे पास जैसे आरी के दंदाने होते हैं, ठीक है, आरी को क्या कहते हैं, सौ टूथ दांत की साठ, यानी कि जैसे आरी के दंदाने दंदाने होते हैं वैसे हमारे पास ये वेव फॉर्म नजर आ रही है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, साटूथ वोल्टेज। तो ये बड़े ज़रा इम्पोर्टेंट जो है वो एक बात है, इसको आप लोगों को लाजमी अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। बाकी जो है ये यूजेस ऑफ सीआरओ आ रहे हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा कि हमारे पास कितने जोन है वो यूजेस वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। ये हमारे पास जो है उसका एक्सप्रेशन होता है, टॉर्क ऑन अ करंट IBA कॉस अल्फा, ये टॉर्क का जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है। उसके बाद है हमारे पास गलवानोमीटर, ठीक है। ये देखिए गलवानोमीटर क्या होता है, ये गलवानोमीटर जो है वो बहुत सेंसिटिव जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि एक स्मॉल अमाउंट, जो बहुत स्मॉल अमाउंट होती है करंट की, वो भी डिटेक्ट कर लेता है। A galvanometer is an electrical instrument used to detect the passage of current. Its work depends upon the fact that when a conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force as soon as the current passes through it. Due to this force, a torque T acts upon the conductor if it is in the form of a coil or loop. तो ये देखिए ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला आ गया, ठीक है। बेसिकली वो टर्न करता है। यहाँ पर अगर नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर हम आए, देखिए ये हमारे पास जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल। अच्छा देखिए, इसे हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इसे हॉर्स शू क्यों कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे पास वो घोड़े की जो नाल होती है, उसके जो पाँव, सॉरी नाल कह रहा हूँ, उसके जो पाँव होते हैं, उसमें उनको जो है वो बचाने के लिए उस पे जो है वो एक लोहे की या किसी दूसरी जो है वो किसी दूसरे मेटल की जो है वो एक पत रखकर जो है उसको उससे पेचकस वगैरह से जो है वो कस दिया जाता है। तो वो इसी शेप की होती है यूं। तो ये भी क्योंकि उसी से मिलती जुलती है शेप है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सा है रीस्टोरिंग, ठीक है, जब हमारे पास बेसिकली हम करंट पास करवाते हैं कंडक्टर के अंदर से, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस कंडक्टर से हमारे पास क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। ऊपर हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम, ठीक है, और उस कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, तो जाहिर बात है जब फोर्स लग रही है तो ये मूव करेगा। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों तरफ से बंधा हुआ है तो ये मूव नहीं करेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये अब सारी बात है, यहाँ पे देखिए हमने स्पाइरल लगाया हुआ है, स्प्रिंग लगाया हुआ है। जब ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। तो यही हमारे पास इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ पर इससे उसने जो है बेसिकली इसको जो है वो यू शेप मैग्नेट कहा हुआ है, ऐसे आप हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, जो दिल का है। उसके बाद जो है वो आप आगे आ जाइए, ठीक है। दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, इसके जो है वो रीडिंग्स वगैरह लेने के। There are two methods commonly used for observing the angle of deflection of the coil, ठीक है। In sensitive galvanometer, the angle of deflection is observed by means of small mirror attached to the coil along with the length and scale range, ठीक है। उसके बाद दूसरे गलवानोमीटर में क्या होता है, ठीक है, दूसरे तरीके में क्या होता है, द गलवानोमीटर यूज इन स्कूल एंड कॉलेज लेबोरेटरीज इज a pivoted type galvanometer. In this type of galvanometer, the coil is pivoted between the two jeweled bearings. The restoring torque is provided by the hair springs which also serve as current leads, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास जो है वो दो जो है वो स्प्रिंग आ गए। ये हमारे पास वो आयरन कोर है और ये देखिए ये हमने पॉइंटर अटैच कर दिया। जब इसमें से करंट पास होगा तो जारी बात है ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा और कभी रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो ये निडल है कभी यूं ऐसे मूव करती रहेगी। तो इस तरीके से हम जो है वो रीडिंग्स लेते हैं इस वाले मेथड में। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सा है वो एमसीक्यूज भी आ रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि डिफाइन स्टेबल और डेड बीट गैल्वानोमीटर, ये आया हुआ है। सच galvanometer in which the coil comes to rest quickly after the current pass through it or the current is stopped from flowing through it is called stable or dead beat galvanometer, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेड बीट गैल्वानोमीटर में क्या होता है हमारे पास कि वो जो कॉयल होती है
जब उसमें से करंट पास करना रुक जाता है तो वो फौरन रेस्ट में आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल या फिर डेड बीट गैल्वानोमीटर। उसके बाद है हमारे पास एम मीटर। एम मीटर क्या होता है, ये हमारे पास अम्पेयर मीटर होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये लिखा हुआ है एन एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, गैल्वानोमीटर में, वोल्ट मीटर में और एम्पेयर मीटर में लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक रेजिस्टेंस के। एक शंट रेजिस्टेंस को, एक बिल्कुल स्मॉल रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास, हमारा गैल्वानोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमीटर में। और अगर आप एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो गैल्वानोमीटर है वो कनेक्ट हो जाएगा किसमें, वोल्ट मीटर में। तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, गैल्वानोमीटर को जो है वो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट रेजिस्टेंस, एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो है उसको हम क्या करते हैं, हम पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, अब जब ये पैरेलल में लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक एमीटर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एमीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो देखिए दिस इज बेसिकली अ गैल्वानोमीटर। अच्छा, और याद रखिए एम मीटर को हम लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। एम मीटर का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। This is basically a galvanometer. The portion of the galvanometer whose motion causes the needle of the device to move across the scale is usually known as meter movement. ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो, सॉरी मैं चला गया, ये हमारे पास जो है वो गैल्वानोमीटर को किसमें, एम मीटर में कन्वर्ट करने का फार्मूला। सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, दोबारा मैं कर देता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ। ये आर एस इज इक्वल टू आई जी ओवर, सॉरी आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन एम मीटर मस्ट हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द सर्किट इन विच इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू मेजर द करंट। ये जो है वो आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, उसके बाद वोल्ट मीटर हमारे पास क्या होता है, वही मैंने आपको बताया। ये देखिए ये हमारे पास आर एच है, हाई रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमारा गैल्वानोमीटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए कि वोल्टमीटर क्या है, ये भी हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। सिंस अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इट मस्ट हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट विल नॉट शॉर्ट द सर्किट अक्रॉस विच द वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। देखिए हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा तो हमारा गैल्वानोमीटर कनेक्ट हो जाएगा किसमें, वोल्ट मीटर में। तो ये हमारे पास उसकी जो है वो इक्वेशन है, आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। और वोल्ट मीटर को हम हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। अच्छा, एक बात स्टूडेंट्स, कि अगर ये जो अम्पेयर मीटर है, अम्पेयर मीटर नाम से जाहिर है कि ये करंट को मेजर करेगा, तो अम्पेयर मीटर जो है वो सर्किट में हमेशा सीरीज में लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। तो जाहिर बात है जब हम एम मीटर को सीरीज में लगाएंगे सीरीज सर्किट में तो हमारे पास करंट सेम रहता है, तो तब हम तभी तो जो है वो करंट को हम सही तौर पे मेजर कर सकेंगे। उसके बरक्स ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है ये वाला, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। सारी बात है, हमें पता है कि हमारे पास पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो सेम रहते हैं और करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब क्योंकि हमने वोल्टेज मेजर करने हैं, वोल्ट मीटर होता ही इसलिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और वोल्टेज हमारे पास पैरेलल सर्किट में जो है वो इक्वल रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास वोल्ट मीटर भी हमेशा पैरेलल में अप्लाई किया जाता है वोल्ट मीटर को, सॉरी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। लेकिन ये बात याद रखनी है कि गैल्वानोमीटर को अगर हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगी, लेकिन वोल्ट मीटर खुद जो है कहाँ लगेगा, पैरेलल में लगेगा सर्किट में। जबकि जो हमारे पास हमारा एम मीटर है, ठीक है, गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट रेजिस्टेंस जो है वो तो पैरेलल पैरेलल में लगेगी, लेकिन एम मीटर को करंट मेजर करने के लिए हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ये बात याद रखिए। उसके बाद आगे आ जाइए, हमारे पास ओहम मीटर है। ओहम मीटर क्या होता है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास, ये भी जो है वो आला होता है, ये भी बेसिकली हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर एमसीक्यू क्या बनता है कि इन ओहम मीटर व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो द गैल्वानोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। के ओहम मीटर में जब हमारे पास रेजिस्टेंस जीरो होती है तो गैल्वानोमीटर क्या करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। आगे देखिए, सो द एक्सट्रीम ग्रेजुएशन ऑफ द यूजुअल स्केल ऑफ द गैल्वानोमीटर इज मार्क्ड जीरो फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, आगे जरा एक और बात आ रही है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये देखिए
द जीरो ऑफ द स्केल इज मार्क्ड एज इन्फिनिटी। यानी कि जो हमारे पास गलवानोमीटर जो होता है, ठीक है, जो उसके ऊपर हम एक नया स्केल जो है वो पेस्ट करते हैं, तो हम जीरो को क्या मार्क कर देते हैं, हम इन्फिनिटी मार्क कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद एवोमीटर क्या है, ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर करंट इन एम्पियर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन ओम्स, ठीक है। एम्पियर, वोल्टेज, ओम, रेजिस्टेंस, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, वोल्ट, ओम, मीटर। तो ये बेसिकली एवोमीटर, जिसे हम मल्टीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सीरीज ऑफ सॉरी एक रेंज, एक पूरी रेंज लगी होती है रेजिस्टेंस की, कि किस तरीके से हमने जो सा है वो करना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखिए, ये बताया हुआ है वोल्ट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर, द वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर इज एक्चुअली अ मल्टी रेंज वोल्टमीटर। यानी कि ज्यादातर मतलब जो है रेजिस्टेंस की सीरीज लगी हुई होती है। देखिए जरा, ये हमारे पास एक पूरी सीरीज लगी हुई है रेजिस्टेंस की, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे देखें, हमारे पास पूरी सीरीज लगी हुई है। तो बेसिकली सारी वही बात आ रही है। उसके बाद डीएमएम, डिजिटल मल्टीमीटर, अनदर यूजफुल डिवाइस टू मेजर रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिजिटल मल्टीमीटर। उसके बाद आगे आ जाइए, इट इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ एन एवोमीटर, इट हैज बिकम्स अ वेरी पॉपुलर टेस्टिंग डिवाइस बिकॉज द डिजिटल वैल्यूज आर डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली विद डेसिमल पॉइंट्स। यानी कि उसमें तो हमें चेंज करना पड़ता है एवोमीटर के अंदर, जबकि हमारे पास डीएमएम के अंदर, डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर हमारे पास वो जो पॉइंट्स चेंज करने पड़ते हैं एवोमीटर में, वो भी चेंज नहीं करने पड़ते। सिर्फ अगर हम करंट मेजर करना है तो उसको हम करंट वाले हिस्से में ले आएंगे, एम्पेयर मीटर के वाले उस पे उसका स्विच ले आएंगे। अगर वोल्टेज मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर वाले पे ले आएंगे, और अगर रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो ओम मीटर वाले पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। बाकी इसके अंदर रेजिस्टेंसेस वगैरह चेंज करने का कोई वो नहीं होता। अपोर्टेबल डीएमएम इज शोन इन फिगर। ये इस तरीके की कोई डिवाइस कभी आप लोगों ने, ठीक है, जो बेसिकली ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं उनके पास देखी होगी, वो यही होती है, ठीक है। तो बाकी ये समरी है, समरी में सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो हम जो है वो अभी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी एक नज़र जो हमसे वो शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा कि क्या बेसिकली इसमें वो होता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसी कोई बात नहीं है, और न्यूमेरिकल्स जो है वो तो खैर सॉल्व करेंगे ही तभी तो पता लगेगा। तो खैर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही फिलहाल कोई बात नहीं है जो कि ऊपर हमने डिस्कस करना है, कि जितने एमसीक्यूज बन सकते थे वो ऊपर हमने डिस्कस कर दिए। उसके बाद हम आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 15 के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब बेसिकली होती क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एज सुन एज ऑस्टर डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये एक एमसीक्यूज है, किसने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड ने। ये एमसीक्यूज है। मैनी साइंटिस्ट बिगन टू लुक फॉर द रिवर्स इफेक्ट। सारी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उसके रिवर्स इफेक्ट को स्टडी करने में लग गए। दैट इज टू कॉज एन इलेक्ट्रिक करंट बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक करंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बिल्कुल, इन 1831 माइकल फ्राडे इन इंग्लैंड, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, माइकल फ्राडे। कौन से सन में, 1831 में। एंड एट द सेम टाइम जोसेफ हेनरी in USA observed that an EMF is set up in a conductor when it moves across a magnetic field, ठीक है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अपनी आसानी के लिए आप इसे इंड्यूस्ड वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ द मूविंग कंडक्टर वाज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इट वुड शो एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज लॉन्ग एज द कंडक्टर इज केप्ट मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा याद रखें स्टूडेंट्स, ये इस बात को, कि ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होते हैं जिसे हम ईएमएफ भी कह रहे हैं, इसके प्रोड्यूस होने की हमारे पास एक खास शर्त होती है कि हमारे पास मैग्नेट जो हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो लाजमन चेंज होना चाहिए। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के, जिसे आप जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज भी, एंड द करंट जनरेटेड इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट।
द फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात भी क्लियर हो गई। और यहाँ पे हमारे पास 4-5 एमसीक्यूज भी निकल आए। एक तो अर्स्टेड वाला इंपॉर्टेंट है, माइकल फ्राडे और जोसेफ हेनरी वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद अगले उसके ऊपर पेज के ऊपर आ जाएं तो इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। ठीक है, ये वो बहुत सारी बात है, मतलब 5 मेथड्स जो है उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट, ठीक है, रोटेट करवाते हैं, यानी कि यूं कह लें कि हम उसका वेक्टर एरिया चेंज करवाते हैं, उसका एरिया चेंज करवाते हैं, ठीक है, उसमें फ्लक्स जो सा यानी कि यूं कह लें कि उसका जनरेट करवाते हैं, तब उसमें हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखिए ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है और ये हमारे पास एक मैग्नेट है। और इसको जब हम देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जब हम इसको ऐसे टू एंड फ्रो जो है वो मूव करवाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाइए, ये देखिए हमारे पास एक लूप है और ये मैग्नेट है। ठीक है, हम मैग्नेट को लूप के करीब को ले गए तो जाहिर बात है फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स बढ़ गया। और मैग्नेट को जो है वो लूप लूप से जो है वो दूर ले गए तो जाहिर बात है फ्लक्स कम हो गया। अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तीसरा मेथड क्या है, ये हमारे पास कॉइल है। जब तक हमने कॉइल का एरिया चेंज नहीं करवाया तो देखिए हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो हमारे पास इंड्यूस करंट है वो जीरो है। यहाँ पर जब हमने कॉइल का एरिया चेंज करवा दिया तो देखिए हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए, ये हमारे पास वो म्यूचुअल इंडक्शन वाली एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, पी मीन्स प्राइमरी और एस मीन्स सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में हमारे पास सोर्स ऑफ जो है वो करंट या सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है और स्विच भी है। जबकि सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास ना कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ना ही कोई चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट है। जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे और यहाँ रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसमें जो हम रेजिस्टेंस चेंज करवाएंगे, जारी बात है कि जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है इसमें से करंट जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। और करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कम या ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये देखिए हमारे पास ये एक जो है वो मेटल है, यानी कि यूं कह लें कि एक कंडक्टर है और उसके साथ हमने जो है कनेक्ट किया हुआ है वायर्स को। और इन वायर्स को अगर हम किसी सोर्स ऑफ पेमेंट के साथ कनेक्ट कर दें और इसमें हमारे पास करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए तो जितनी देर करंट फ्लो करता जाएगा इस वाला जो हमारे पास कंडक्टर है इस वजह से हमारे पास जो है वो ये एज ए मैग्नेट बिहेव करता रहेगा। और देखिए ये वही कॉइल है जो हमने पहली एग्जांपल देखी थी, ये देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है और देखिए कॉइल को हम रोटेट करवाए तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पर हमने परमानेंट मैग्नेट की बजाय हमने फैंटम मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर दिया तो तब भी हमारे पास इसमें जो है वो ये इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, आगे आ जाइए। ठीक है, आगे आ जाइए, ये हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए इस सेकंड लाइन में देखिए इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द डायग्राम के, यानी कि इंड्यूस करंट कहाँ होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए, फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के लिए फैराडे ने जो है बेसिकली ये फैराडे का ये ला है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जरा आ जाइए, ठीक है, बेसिकली ये है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ई क्या है, बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे आप कह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, लेकिन आप इसको अपनी आसानी के लिए समझने के लिए इंड्यूस्ड, एक तो हमारे पास होता है अप्लाइड वोल्टेज जो हम खुद अप्लाई करते हैं, ये क्योंकि हमारे पास किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम क्या करें, इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड ईएमएफ या अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट है। क्लियर हो गया, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद आप आ जाएं, ये देखिए द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। आगे आ जाइए लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली बात तो याद रखें कि इनका नाम क्या था, ये रशियन फिजिक्स थे, हेनरिच लेंस। ठीक है, कौन से फिजिक्स थे, रशियन फिजिक्स, हेनरिच लेंस। और कब, 1834 में।
He found that the polarity of an induced EMF always leads to an induced current that opposed through the magnetic field of the induced current. ठीक है, तो अच्छा याद रखिए स्टूडेंट्स कि लेंज़ेस लॉ जो है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो है वो मैनिफेस्टेशन है। अब आप कहेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, तो आगे आ जाइए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये हमारे पास एक कॉइल है और सिर्फ कॉइल है, ठीक है, और उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ गलवान। अब देखिए आप मैग्नेट को करीब लेकर जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से हमारे पास इसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है। और जब आप मैग्नेट को वापस लेकर जाएंगे, दोबारा हमारे पास मैग्नेटिक जो है वो फ्लक्स चेंज होगा, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल के कॉइल के अंदर, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस मैग्नेट को मूव करवा देना। तो आप कहेंगे कि सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हुआ, देखें मैग्नेट को पकड़ के आप खुद जो सा है वो टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं ना, बेसिकली आप ये उसको मैकेनिकल एनर्जी परफॉर्म कर रहे हैं, और वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ या नहीं, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये देखिए द लेंज़ेस लॉ इज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया। और देखें ये दूसरी बात वो करा रहा है, ये बता रहा है कि इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू द लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात भी आप लोगों ने याद। उसके बाद आप लोग आगे आ जाए, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। ये है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला, ठीक है। तो जरा यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करती है। It depends upon the number of turns of the coil, their area of cross section, their closeness together, and the nature of the core material upon which the two coils are bound. ये जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। ये चार पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकता है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगी। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट द एसआई यूनिट फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन इज म्यूचुअल इंडक्शन एम इज, ठीक है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, विच इज कॉल्ड हेनरी आफ्टर जोसेफ हेनरी, ठीक है, वोल्ट सेकंड एम्पियर विच इज कॉल्ड हेनरी आफ्टर जोसेफ हेनरी। आगे ये जो है 1 हेनरी की डेफिनेशन लिखी। आगे आ जाइए, उसके बाद हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, कहाँ गया, ये आ गया हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, self induction, it depends upon the number of turns of the coil, its area of cross section, and the core material by the winding of the coil around a ferromagnetic iron core, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। और इसका भी जो है हमारे पास यूनिट यूनिट जो है वो हेनरी ही होगा। आगे आ जाइए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है, इसका फार्मूला ये आ गया हमारे पास, ठीक है, कि ये बल्कि ये रहा, सॉरी, इक्वेशन नंबर 15, इक्वेशन नंबर 15.15, ये हमारे पास फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल एंड करंट आई। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आगे आ जाइए, ये है हमारे पास फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड लेंथ, ठीक है, बल्कि वॉल्यूम कह लें इसको, ये पूरी चीज़ हमारे पास वॉल्यूम है, और ये हो जाएगी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना। उसके बाद आ जाइए, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को याद रखिएगा, ठीक है। इसके पार्ट्स को याद रखिएगा कि हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है, हमारे पास एक कॉइल होती है, ठीक है, हमारे पास कार्बन ब्रशेस होते हैं, हमारे पास स्लिप रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद जो उनसा ये सारा जो उनसा फार्मूला कहाँ तक आ गया, ये इक्वेशन जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 15.27 और 15.28, ये आपको आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। और ये सारी हमारे पास वो हो गई। और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बात बता रहा है कि बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एसी जनरेटर है ना,
मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो ज़रा यहाँ पर आइए, तो देखिए जब हमारे पास एंगल जीरो है तो देखिए करंट जीरो। जब एंगल 90 डिग्री हुआ, करंट हो गया मैक्सिमम। जब हमारे पास एंगल जो है वो 180 डिग्री हुआ, करंट फिर जीरो। जब हमारे पास एंगल 270 डिग्री हुआ तो करंट हमारे पास दोबारा मैक्सिमम होगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन थी, जिनके पॉजिटिव पीक थी नेगेटिव। और जब हमारे पास एंगल 360 हुआ तो वापस जीरो हो गया। उसके बाद आगे दोबारा ऐसे ही साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल्स जो है वो आप लोगों ने याद रखने हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, अगर ना याद, मतलब ये ऐसे ना याद रहे तो अगर आपको ये इक्वेशंस याद हैं तो आप इसमें भी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, इन 1834 1834 William Sturgeon invented a simple device called a commutator that prevents the direction of current from changing। तो बजाय हम स्लिप रिंग के हम स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे, तो हमारे पास हमारा जो एसी जनरेटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी जनरेटर के अंदर। नहीं तो उसका जो ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होते हैं ये टर्मिनेट होते हैं। बाकी ये मैं बैक मोटर इफेक्ट जो है वो जो है शॉर्ट उसमें आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये एक जो है वो अ, बात है। यहाँ पर जो है एक, सॉरी वो एमसीक्यूज था, थोड़ा मैं एक मिनट देख लूँ। ये देखिए, द डिवाइस इन द सर्किट दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नाउन एज लोड। द डिवाइस इन द सर्किट दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नाउन एज लोड। तो ये बेसिकली लोड, ये भी एक एमसीक्यू है आपके पास। उसके बाद हमारे पास डीसी मोटर है, इसको भी जो है वो सब देख लीजिएगा। बैक ईएमएफ इफेक्टिंग मोटर्स, ये भी उसी से मिलता जुलता है जनरेटर वाले, तो उसको भी एक तरफ देख लीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर्स, ये इस एक जो सा अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफार्मर्स इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू चेंज अ गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनटू अ लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये ट्रांसफार्मर जो है ना तो करंट के साथ छेड़छाड़ करता है, ना ही पावर लेवल को अप या डाउन करता है। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज को अपनी को कम या ज्यादा करता है। अगर तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये अप्लाइड वोल्टेज को जो है वो उसके आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होंगे, लेकिन अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसके आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से कम होंगे। आगे आ जाइए। ठीक है, ये बेसिकली इसकी इक्वेशन है। ये देखिए, इफ एन एस इज इक्वल टू, सॉरी, इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास ग्रेटर हो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, देखिए, इन विच द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली इफ एन एस इज लेस देन एन पी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी कि या दूसरे लफ्जों में यूँ कह रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी में लेस हो वोल्टेज प्राइमरी से। सच ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज लेस देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस पूरे के पैराग्राफ में से कोई 4-5 एमसीक्यू आपके पास बन रहे हैं। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, पावर के साथ कुछ नहीं करता। ठीक है, सिर्फ आइडियल केस में, सिर्फ आइडियल अगर ट्रांसफार्मर है तो हमारे पास पावर इनपुट हमारे पास इक्वल हो जाएगी पावर आउटपुट के। अदरवाइज अगर हमारे पास एक रियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें हमारे पास आउटपुट पावर जो है वो हमेशा कम होती है इनपुट पावर के। ठीक है, और क्या चीज़ें जो उनसे है वो हमारे पास हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो एफिशिएंसी को कम कर देती है, ये एडी करंट्स वगैरह जो है ट्रांसफार्मर की जो काम करने की सलाहियत है उसकी वर्किंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी को। तो ये देखिए, ये वो एडी करंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा, एक नज़र मार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास उसकी जो सा वो एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है। तो आगे जो सा है वो आपका जो चैप्टर नंबर 15 है वो हो गया ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो सा इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी एक नज़र देख लीजिएगा। तो बाकी जो सा है, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, आपकी काफ़ी जो है हेल्प की होगी इस वीडियो ने। अगर अभी भी आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी कोशिश मैं यही करता हूँ कि वीडियो की लेंथ जो है वो कम से कम रखूँ, बिकॉज क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपके टेक्स्ट बुक के, उनसे एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, ताकि एग्जाम में जो है वो आपको परेशानी ना हो।
और इसमें से इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। तो दिल लगा कर मेहनत कीजिए। तो बाकी अगर टाइम मुझे मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं ये इनकी जो उनसे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियोस भी बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन बात है टाइम मिलने की। टाइम क्योंकि ज़रा शॉर्ट होता है इस वजह से। तो ये वीडियो भी बेसिकली 2 या 3 दिन के बाद आई है। तो एक बेसिकली छोटा सा प्रॉब्लम हो गया जो था मेरे पीसी के साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश मैं पूरी करूँगा कि अब मैं रेगुलर जो है वो वीडियो अब चैनल के ऊपर अपलोड कर लिया करूँ, ताकि जो आपका लर्निंग प्रोसीजर है वो कहीं पर रुके। तो आई होप के काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो क्या मतलब आपने सीखा इस वीडियो से, ठीक है, कितना इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, ये सारा कुछ आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो ठीक है स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।